आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। यूरोप में किस तरह से प्रिंट एक रेवोल्यूशन क्रिएट करता है, किस तरह से प्रिंट यूरोप में सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, सोसाइटी में डिफरेंट आइडियाज़ डिफरेंट व्यूज़ क्रिएट करता है। लोग प्रिंट का यूज़ करके किस तरह से गवर्नमेंट को चैलेंज करते हैं, रिलीजन में रिफॉर्म करने की बात करते हैं। और यहाँ तक यह कहा गया है कि फ्रांस में अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हुआ तो उसके लिए प्रिंट कल्चर और प्रिंटिंग प्रेस से रिस्पॉन्सिबल है। तो हम लोग इस वाले हिस्से में इन्हीं सारे एस्पेक्ट को, इन्हीं सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे या इनको समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि प्रिंट रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो प्रिंट रेवोल्यूशन का मतलब ये नहीं होता है कि प्रोड्यूसिंग अ बुक्स इन अ डिफरेंट वे या नंबर ऑफ बुक प्रोड्यूस करना। प्रिंट रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि प्रिंटिंग प्रेस से लोगों का लाइफ जो होता है, लोगों का जो लाइफ होता है वो ट्रांसफॉर्म्ड होता है, चेंज होता है। उसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस की वजह से ही जो रिलेशनशिप था पीपल एंड गवर्नमेंट का, उसमें चेंजेस आते हैं। इसके पहले लोग जो थे गवर्नमेंट को ओबे करते थे, गवर्नमेंट का रिस्पेक्ट करते थे प्रिंट के आने के पहले। लेकिन प्रिंट के आ जाने के बाद जब लोगों के पास नए आइडिया, नए व्यूज़, नए नॉलेज आते हैं तो लोग जो हैं क्रिटिकल हो जाते हैं कि हमें अपने गवर्नमेंट को ऐसे सपोर्ट नहीं करना है। गवर्नमेंट को तब सपोर्ट करें जब गवर्नमेंट हमको फ्रीडम दे, जब हम गवर्नमेंट हमारे व्यूज़ का रिस्पेक्ट करे, जब गवर्नमेंट जो है रूल ऑफ लॉ को फॉलो करे। तो प्रिंट की वजह से ही नए इन्फॉर्मेशन और नॉलेज अवेलेबल होते हैं और लोगों का जो रिलेशनशिप था गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन से वो चेंज होता है। प्रिंट ने क्या किया, लोगों के परसेप्शंस को चेंज किया। लोग अब चीज़ों को डिफरेंट तरीके से डिफाइन करते हैं कि उनके लिए सिस्टम क्या है, उनके लिए गवर्नमेंट क्या है, उनके लिए सोसाइटी क्या है। तो प्रिंट ने अल्टीमेटली ये सारे चेंजेस करते हैं। उसके अलावा आपका अगला हेडिंग है अ न्यू रीडिंग पब्लिक। अ न्यू रीडिंग पब्लिक का मतलब क्या होता है कि प्रिंटिंग प्रेस की वजह से यूरोप में अ न्यू रीडिंग क्लास इमर्ज होती है। प्रिंटिंग प्रेस से प्रिंट होने वाले जो कंटेंट थे उसके पढ़ने वालों की संख्या एक बढ़ती है। तो प्रिंटिंग प्रेस ने क्या किया, इट क्रिएटेड अ न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्ज, या अ न्यू रीडिंग पब्लिक क्लास जो है इमर्ज होती है। प्रिंटिंग प्रेस से एडवांटेज क्या होता है, जो कास्ट ऑफ बुक्स है, किताबों के दाम थे वो कम हो जाते हैं। उसके अलावा इसका अगला एडवांटेज क्या है प्रिंटिंग प्रेस का, तो ये कह सकते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस का जो एडवांटेज है वो ये है कि टाइम एंड लेबर, किताबों को पब्लिश करने के लिए जो टाइम और लेबर चाहिए होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। एक ही टाइम पे मल्टीपल कॉपी जो है प्रोड्यूस हो सकती हैं। यूरोप में वहाँ के जो मार्केट थे, मार्केट में किताबों की बाढ़ सी आ जाती है। किताबों की जो एक्सेस है बहुत सारे लोगों तक या रीडर्स तक पहुँचनी शुरू हो जाती है। लेकिन हाँ, हमें यहाँ पे यह भी समझना चाहिए यूरोप में क्या होता है, यूरोप में जो बुक वगैरह थे, बुक पब्लिश होने के पहले वहाँ के जो लोग थे, लिखा ना, एक्सेस टू बुक क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग। किताबें मार्केट में बहुत सारी आती हैं तो इससे क्या होता है, लोग किताबों के पढ़ने के बहुत ही फॉन्ड ऑफ होते हैं, शौकीन होते हैं, है ना। किताबों के आ जाने की वजह से इट डेवलप्ड अ न्यू रीडिंग कल्चर। पीपल वर एक्साइटेड टू रीड न्यू कंटेंट, न्यू नॉवेल्स, न्यू स्टोरी। तो रीडिंग कल्चर को प्रमोट किया। लेकिन हाँ, हमें यहाँ यह देखना है कि प्रिंटिंग प्रेस के आने के पहले यूरोप में वहाँ की जो पॉपुलेशन थे, वहाँ पे जो लिखा ना, कॉमन पीपल लिव्ड इन वर्ल्ड ऑफ ऑरल कल्चर। यूरोप में किताब के प्रिंट होने के पहले जो वहाँ की मतलब कॉमन पीपल थे, दे लिव्ड ऑन ऑरल कल्चर। ऑरल कल्चर का मतलब क्या है कि जैसे यूरोप में पॉपुलेशन जो है मेजॉरिटी में है, या 80% या 90% जो पब्लिक थे वो ऑरल कल्चर में से रहते थे। ऑरल कल्चर का मतलब क्या है कि 80% या 90% जो लोग थे उनको जो स्टोरी लोग ट्रांसमिट करते थे। ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है कि आप जो है लिटरेट नहीं हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको जो कहानी बताई गई, आपको जो कहानी सुनाई गई उसी के माध्यम से आपने ट्रस्ट किया। तो यूरोप में ऐसा ही स्टोरी था। यूरोप के 80 से 90% जो लोग थे वो क्या थे, 80 to 90% जो थे उनको जो भी इंफॉर्मेशन मिलता था वो ऑरली ट्रांसमिट होता था। मतलब जो समाज में पढ़े लिखे लोग थे उनको जो कहानियाँ ट्रांसमिट करते थे, उनको कहानी सुना दिया करते थे, इस तरह से उनका वो नॉलेज गेन करते थे। एग्जाम्पल के लिए जैसे लिखा हुआ है ना कि जो कॉमन पीपल थे उनको सेक्रेट टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, जो टेक्स्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं, उसी को हम कहते हैं सेक्रेट टेक्स्ट। जैसे भागवत गीता है, या मतलब कुरान है, या बाइबल है, तो ये सेक्रेट टेक्स्ट है। या कॉमन पीपल को क्या कहा गया था, कॉमन पीपल जो है सेक्रेट टेक्स्ट उनको लोग पढ़कर सुनाते थे या बैलेट्स रिसाइट करते थे। बैलेट्स के मतलब क्या होते हैं, जो ट्रेडिशनल स्टोरी हैं, जैसे हमारे देश की जो प्राचीनतम कहानियाँ हैं, जैसे हम चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के कई सारे वीर हीरो की कहानियाँ सुनते हैं, तो ये बैलेट्स हो गए। या फॉक टेल्स हो गया। फॉक टेल्स का मतलब क्या होता है, जो हमारे ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स होते हैं, जैसे हमारे देश में कई सारे मतलब अलग अलग ग्रुप के लोग होते हैं, उनके बारे में जो कहानियाँ होती है
तो इसको लोग नैरेट किया करते थे। तो नरेशन के माध्यम से, रीडिंग के माध्यम से और रिसाइटेशन के माध्यम से जो पब्लिक थी उसको ट्रांसमिट किया गया था इन्फॉर्मेशन, या उसको इस तरह से कहानियाँ जो है ट्रांसमिट की जाती थी, है ना। तो इस तरह से बुक वगैरह क्या था उनके लिए बहुत एक्सपेंसिव था, अवेलेबल नहीं था। उसके अलावा बुक्स वगैरह जो हैं मतलब बहुत ही लिमिटेड थे, बहुत ही कॉस्टली था। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस से क्या होता है, अब किताबें और लोगों तक पहुंचने शुरू हो जाती है। तो पहले जो हियरिंग पब्लिक थी अब रीडिंग पब्लिक हो जाती है। हियरिंग पब्लिक का मतलब क्या है कि पहले आपको कहानियाँ ट्रांसमिट की जाती थी, आपको सुनाई जाती थी, है ना, तो आप हियरिंग पब्लिक हैं। और रीडिंग का पब्लिक का मतलब क्या होता है, आप किताबें आप खुद पढ़ते हैं, या जो कहानियाँ हैं किताबों में छापी गई हैं और उसके माध्यम से आपको सुनाया जा रहा है, तो आप भले कहानियाँ सुन रहे हैं लेकिन एक तरह से आप किताब के माध्यम से सुन रहे हैं, तो वो एक रीडिंग पब्लिक हो जाती है। तो जो एक लाइन थी जो मतलब एक ब्लर हो जाती है, मतलब जो एक अलग अलग लाइन थी कि रीडिंग पब्लिक अलग है, हियरिंग पब्लिक अलग है, तो गैप कम हो जाता है और हियरिंग पब्लिक से जो लोग हैं वो रीडिंग पब्लिक हो जाते हैं, वो इंटरमिंगल्ड हो जाते हैं। इसी को यहाँ पे नीचे वाले पॉइंट में मेंशन किया गया हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है यूरोप में क्या है ना कि वहाँ पे जो पब्लिक थी, वहाँ पे जो चेंजेस आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं, बहुत सिंपल नहीं था। मतलब वहाँ की जो पब्लिक थी वो हियरिंग पब्लिक से रीडिंग पब्लिक बनती है। कैसे? एग्जाम्पल के लिए यूरोप में पहले क्या था, एजुकेशन बहुत ही क्या था, बहुत ही लिमिटेड था। यूरोप में लिटरेसी जो थी, पढ़ा लिखा जो संख्या, पढ़े लिखे लोग की संख्या थी, बहुत ही कम थे। तो यूरोप में जो प्रिंटर थे या पब्लिशर्स थे, उन्होंने क्या किया, अपने किताबें कॉमन पीपल तक पहुंचाने के लिए उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने क्या किया, जैसे मैं कोई किताब चाहता हूं कि मेरी किताब बहुत पॉपुलर हो, तो किताब मेरी तभी पॉपुलर हो सकती है जब मैं किताब में स्टोरी जो है सबके लिए, स्टोरी को इस तरह से पब्लिश करूं जिसमें सब लोग इंटरेस्ट लें। वो स्टोरी जो है वो अपीलिंग हो, हार्ट टचिंग हो। मीन्स द स्टोरी विच आई एम पब्लिशिंग, दिस विल बी अ हार्ट टचिंग एंड अपीलिंग स्टोरी, देन पीपल विल रीड एंड पीपल विल एंटरटेन माई बुक्स। तो यूरोप में पब्लिशर्स ने क्या करना शुरू कर दिया, उसमें किताब किताब किस तरह पब्लिश करते थे, जैसे किताब उनके थे पॉपुलर बैलेट्स वगैरह, फॉक टेल्स वगैरह, इस तरह की किताबें। उसके अलावा बहुत सारा उसमें पिक्चर्स इलस्ट्रेट करते थे, कई सारे अच्छे अच्छे डिज़ाइन उसमें लगाते थे। तो इस तरह से यूरोप में जो इस तरह की किताबें थी उसको पब्लिक प्लेसेस पे, विलेजेस में और टाउन्स में, टैवरन्स में, जहाँ पे लोग इंटरटेन करने के लिए इकट्ठा होते हैं, जिसको हम टैवरन्स कहते हैं, तो ऐसी जगहों पर इस तरह से किताबें पढ़ाई जाती थी। तो यूरोप में ट्रांसफॉर्मेशन होता है हियरिंग पब्लिक से रीडिंग पब्लिक के बीच में। अगला आपका हेडिंग है रिलीजियस डिबेट एंड फियर ऑफ प्रिंट। मतलब अब प्रिंट अगर है तो प्रिंट से किताबें पब्लिश होंगी ही, और प्रिंट में क्या होगा, जो प्रिंटेड बुक होंगे उसमें नए आइडिया होंगे, नए नए न्यू आइडिया होंगे या न्यू ओपिनियन होंगे। या जो प्रिंटेड बुक्स हैं, प्रिंटेड बुक्स में क्या होगा कि प्रिंटेड बुक्स आपके जो होंगे उसमें हम ये देखेंगे कि प्रिंटेड बुक्स विल कंपाइल्ड द स्टोरी ऑफ डिफरेंट स्कॉलर्स। जैसे होता है ना कि जब आप डिफरेंट बुक्स आप रीड करते हो, स्टडी करते हो, तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज आपको क्या क्या मिलता है, आप बहुत ही इंफॉर्मेटिव होते हो, बहुत ही आप क्या होते हैं, लॉजिकल होते हो, बहुत ही आप मतलब आप बहुत ही आप क्रिएटिव होते हो। क्यों? क्योंकि किताबों के अधिक से अधिक पढ़ने से आपको आइडिया क्या मिल जाता है कि सही क्या है, गलत क्या है, या किताबें जो होती हैं वो अच्छे अच्छे आइडिया को कैरी करती हैं। तो वैसे ही उस वक्त यूरोप में सोसाइटी काफ़ी कंजर्वेटिव था, लोग जो थे काफ़ी रिलीजियस थे, रिलीजन लोगों को काफ़ी कंट्रोल करता था, अननेसेसरी प्रैक्टिस करवाता था, या रिलीजन्स में कई सारे रिचुअल्स थे जो लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। जैसे एक प्रैक्टिस है क्लास 11th में ह्यूमैनिटी में लिखा हुआ है, सेल ऑफ इंटेलिजेंस। उसमें क्या है कि आप अगर ज़िंदगी में पाप किए हैं तो आप जो हैं चर्च को कुछ पैसे दे करके वहाँ से आपको एक नोट मिलेगा जिसको हम कहते हैं सेल ऑफ इंडल्जेंस। इसमें क्या है कि आप केवल पैसा पे कर देंगे तो आपको सारे पापों से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये तो बहुत ही मतलब ये इस तरह का जो आइडिया है ये तो आज के लिए तो बहुत ही मतलब रॉन्ग लगता है। तो ऐसी प्रैक्टिसेस रिलीजन करते थे। तो प्रिंट के वजह से ही नए नए आइडिया आते हैं, तो रिलीजियस मैटर पे डिबेट और डिस्कशन होने शुरू होते हैं। तो सबसे आप यहाँ देखेंगे ना कि प्रिंट से क्या होता है, प्रिंट से नए नए आइडिया जो हैं और डिबेट और डिस्कशंस होने शुरू होते हैं। जो लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करते थे वो भी अपने आइडिया को प्रिंट करना शुरू कर दिए, है ना। उन्होंने लोगों को कन्विंस करना शुरू कर दिया कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। मीन्स द आइडिया एंड नॉलेज एंड ओपिनियन ऑफ ग्रेट स्कॉलर्स हेल्प्ड पीपल टू थिंक डिफरेंटली, टू एक्ट डिफरेंटली। जैसे आप किसी की किताब को पढ़ते हैं, किसी के आइडिया को समझते हैं, तो उनके आइडियाज़ अगर काफ़ी इंप्रेसिव होते हैं तो आपके आइडिया चेंज होते हैं, आपका ओपिनियन जो होता है चेंज होता है समाज को लेकर, गवर्नमेंट को लेकर के। तो ऐसे यूरोप में होता है, यूरोप में नए आइडिया से जो लोग थे, लोग जो हैं अब चीज़ों को डिफरेंट तरीके से रिसीव करना शुरू कर दिए हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे
प्रिंटेड बुक्स का सभी लोग वेलकम नहीं करते हैं, बहुत लोग प्रिंटेड बुक से डरते भी थे। क्यों? उनका डर इस बात का था कि प्रिंटेड बुक्स अगर चेक नहीं किया गया, अगर प्रिंटेड बुक्स इस तरह से पब्लिकेशन किए गए तो इसका बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। अगर प्रिंटेड बुक्स पे कंट्रोल नहीं किया गया, अगर लोग मनमानी तरीके से इसे प्रिंट करना शुरू कर देंगे तो सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा कि यहाँ लिखा हुआ है कि if no control what was printed and read, then rebellious and irreligious thought, यहाँ पे मेन है rebellious and irreligious thoughts, मीन्स किताबों में बहुत सारे ऐसे आइडिया होंगे, ऐसे थॉट होंगे जो बहुत ही रेबेलियस हों। रेबेलियस का मतलब क्या होता है? जो गवर्नमेंट खिलाफ विद्रोह करवा सकते हों। ई रिलीजियस थॉट का मतलब क्या होता है कि ऐसे थॉट या ऐसे व्यूज़, ऐसे आइडिया जो रिलीजन के अगेंस्ट में हों, उसी को हम कहते हैं ई रिलीजियस थॉट या रेबेलियस आइडिया। तो बहुत सारे लोग थे, जैसे जो चर्च के लोग थे, गवर्नमेंट को लोग थे, तो उनका मानना था कि प्रिंटेड बुक्स को कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो ये रिवोल्ट कर देगा या ये जो है सोसाइटी में रिलीजन को डिस्टर्ब कर देगा, ई रिलीजियस आइडिया जो है क्रिएट कर देगा। तो ख़ास तौर से इस तरह से जो मोनार्की थी, गवर्नमेंट थी और जो राइटर थे, कुछ राइटर्स थे, वो लोग भी चाहते थे इन सब चीज़ का कंट्रोल होना चाहिए, नहीं तो समाज में इसका बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या आपका आता है, उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे एग्जांपल हम देख सकते हैं किस तरह से प्रिंटिंग प्रेस का यूज़ किया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन ने, उनका नाम था मार्टिन लूथर। और मार्टिन लूथर ने किस तरह से चर्च को चैलेंज किया था। जैसे मार्टिन लूथर, उन्होंने एक थेसिस लिखा, उसका नाम था 95 थेसिस है, और ही क्रिटिसाइज्ड सम ऑफ द प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स ऑफ चर्च। जो रोमन चर्च था उसके जो कुछ प्रैक्टिसेस थे, किस तरह से रोमन चर्च वर्शिप करवाता था, किस तरह से रोमन चर्च अपना डोमिनेट करता था, उसके इसी प्रैक्टिसेस को मार्टिन लूथर ने क्रिटिसाइज़ किया। और उन्होंने जो चर्च का डोर है विटनबर्ग चर्च का, उस पर उन्होंने क्या किया, एक कॉपी पेस्ट कर दिया और उन्होंने चर्च को चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे अंदर दम है या आप लोग रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं, आप लोग भगवान के इंटरमीडिएटरी हैं, आप लोग भगवान के वर्शिपर हैं, अगर आपके अंदर चैलेंज है तो आप हमसे डिबेट करके देख लीजिए, है ना। तो इनका जो ये बुक्स था वो काफ़ी ज़्यादा पब्लिश्ड होता है, लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं, तो चर्च का इससे चर्च का डिवीज़न हो जाता है। डिवीज़न का मतलब क्या होता है? चर्च में बहुत सारे जो वो थे, क्लर्जी थे या चर्च के जो प्रैक्टिशनर थे, उनका मानना था कि मार्टिन लूथर सही कह रहे हैं, चर्च के अंदर बहुत सारे अननेसेसरी एविल्स और अननेसेसरी रिचुअल्स जो हैं आ चुके हैं, चर्च को चेंज करना चाहिए, तो चर्च का डिवीज़न हो जाता है ना। तो ये मतलब प्रिंटिंग प्रेस से किस तरह से चर्च में कई सारे डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं, तो इससे चर्च का डिवीज़न होता है, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। उसके अलावा यहाँ देखो लिखा हुआ है ना प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, तो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? कैथोलिक चर्च जो पहले कैथोलिक चर्च डोमिनेट करता था, तो मार्टिन लूथर वाज वन ऑफ द मेन प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर। सेवरल ट्रेडिशंस ऑफ एंटी कैथोलिक क्रिश्चियनिटी डेवलप्ड आउट ऑफ द मूवमेंट है। सेवरल ट्रेडिशंस ऑफ एंटी कैथोलिक क्रिश्चियनिटी मतलब कई सारे ऐसे कैथोलिक के खिलाफ व्यू या पॉइंट तैयार किया था मार्टिन लूथर ने कि किस तरह से हमें अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करना चाहिए। तो जिस तरह से मतलब कंजर्वेटिव आइडिया से हट करके नए आइडिया रिलीजन में रिफॉर्म किया मार्टिन लूथर ने, जिसको हम कहते हैं प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। तो इनका जो मार्टिन लूथर का वो था न्यू टेस्टामेंट जो इन्होंने बाइबल पर लिखा हुआ था, इट सोल्ड 5000 कॉपी विद इन अ फ्यू वीक्स एंड सेकंड एडिशन अपीयर्ड विद इन 3 मंथ। मतलब कुछ ही महीनों के 3 महीनों के अंदर फिर से दोबारा अपने किताब का पब्लिकेशन करते हैं। तो प्रिंट को लेकर ये बहुत ही ग्रेटफुल थे और इन्होंने कहा था कि प्रिंट जो है सबसे बेस्ट गिफ्ट है ना। और इन्होंने कहा था कि प्रिंट की वजह से ही इट ब्रॉट अ न्यू इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर, प्रिंट की वजह से ही लोग जो हैं काफ़ी स्कॉलर्ड हुए हैं, मीन सोसाइटी में जो लोग हैं काफ़ी अच्छे ग्रेट आइडिया पर डिस्कशंस करते हैं। प्रिंट ने क्या किया हुआ है? प्रिंट ने नए आइडिया को हेल्प किया हुआ है, नए प्रिंट की वजह से नए आइडिया जो हैं वो फैलते हैं और लोग जो हैं काफ़ी अच्छे होते हैं। उसके अलावा जैसे आप देखेंगे अगला है प्रिंट एंड डिसेंट। तो इसका मतलब क्या होता है? प्रिंट का यूज़ किया किसने? जैसे हम देखते हैं ना कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अगर आपको समाज में बदलाव लाना हो तो आपको बहुत सेक्रीफाइस करना होगा, सेक्रीफाइस के बाद सेक्रीफाइस की वजह से ही समाज में आप इमेंस चेंज ला सकते हैं। तो आज अगर समाज में रिलीजन काफ़ी सेकुलर है, मीन्स मोस्ट ऑफ द रिलीजन ट्रीट एवरीवन इक्वली, मोस्ट ऑफ द रिलीजन प्रमोट हार्मनी, मोस्ट ऑफ द रिलीजन सपोर्ट इक्वल ट्रीटमेंट मेल एंड फीमेल, तो इसके पीछे पास्ट में बहुत लोगों ने सेक्रीफाइस किया। अदरवाइज पहले रिलीजन के कुछ प्रैक्टिसेस जो थे वो बायस्ड थे, रिलीजन की वजह से मेल और फीमेल बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ करते थे। तो जैसे इसमें एक एग्जांपल आपका लिखा हुआ है प्रिंट एंड डिसेंट है, तो इसमें आप देखेंगे प्रिंट और डिसेंट के जो पॉइंट हैं इसमें आप देखेंगे कि प्रिंट एंड पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर्स
तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें एक इंडिविजुअल हैं, उन्होंने क्या किया, वो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने खुद क्या किया, उन्होंने जब प्रिंट बुक मतलब बहुत सारे जो बुक्स प्रिंट हुए थे, तो उन्होंने कुछ बुक को रीड किया, और उन्होंने रीड करने के बाद उन्होंने खुद से डिफाइन किया रिलीजन को। जैसे इसमें लिखा हुआ है मोनिश ये मनुष्य का, तो ये इटली के एक मिलर थे, मिल में काम करने वाले वर्कर थे, और इनके एरिया में बुक जो था अवेलेबल था। तो बुक पढ़ने के बाद इन्होंने खुद क्या किया, ही डिफाइंड द होली बुक ऑफ क्रिश्चियनिटी, बाइबल का इन्होंने खुद से डिफाइन किया। और इन्होंने अपने खुद आइडिया बताया कि गॉड मतलब किस फार्मूलेटेड अ व्यू ऑफ गॉड एंड क्रिएशन दैट, मतलब इन्होंने खुद मतलब भगवान के बारे में और उनके क्रिएशन के बारे में इन्होंने बताया। तो इनके आइडिया से जो उस वक्त का वो थे कैथोलिक रिलीजन के लोग थे, काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं कि ये कौन होता है रिलीजन को डिफाइन करने वाला, या रिलीजन का इंटरप्रिटेशन करने वाला। रिलीजन को डिफाइन तो चर्च लोग कर सकते हैं, रिलीजन के बारे में जो आइडिया है चर्च के लोग ला सकते हैं। तो इनके आइडिया से क्या होता है, जो रोमन कैथोलिक चर्च था बहुत ही अनईजी होता है, बहुत ही अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करता है। दे कंडक्टेड अ ट्रायल, यहाँ लिखा हुआ है इन इक्विजिशन। जैसे आज आप कोई अपराध करते हैं, कोई क्राइम करते हैं, आपके खिलाफ कोई केस चलता है तो कोर्ट में चलता है। तो वैसे पहले क्या था 18 तो 19 सेंचुरी में, अगर आप चर्च के खिलाफ कुछ बोलते हैं, या अगर आप कुछ उस वक्त मतलब गवर्नमेंट उस वक्त चर्च के खिलाफ कुछ बोलते हैं, तो आपका ट्रायल होगा। चर्च का अपना खुद का ट्रायल प्रोसीजर था, उसी को हम कहते हैं इनक्विजिशन। तो इनका ट्रायल किया गया मोनिशियो का, और इनके जो हेरेक्टिकल आइडिया थे, हेरेक्टिकल आइडिया का मतलब क्या होता है, ई रिलीजियस आइडिया, मीन्स यू सेड समथिंग अगेंस्ट रिलीजन। तो इनके ऊपर आरोप लगाया गया कि आपके जो आइडिया है एंटी रिलीजन है, आपके जो आइडिया है रिलीजन के अगेंस्ट में है, आप जो है सोसाइटी को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, आपके खिलाफ ट्रायल किया जाएगा। तो इनका जो है वो इनक्विजिशन किया गया, और इनको जो है गिल्टी डिक्लेयर किया गया कि आप दोषी हैं, और उसके बाद इनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, मोनिशियो को जो है फांसी चढ़ा दिया जाता है। तो रोमन जो चर्च था वो बार बार इस तरह के आइडिया और इस तरह के व्यू पॉइंट से काफ़ी घबरा गया था, क्योंकि उस वक्त प्रिंटिंग प्रेस का यूज़ करके जो लोग थे यूरोप में, वो करते क्या थे, मतलब इस तरह के मतलब प्रिंटिंग प्रेस में इस तरह कंटेंट पब्लिश करते थे। तो जो लोग थे वहाँ की पब्लिक थे, पीपल क्वेश्चन द फेथ, लोग जो है रिलीजन को क्वेश्चन करते थे कि चर्च कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। तो बेसिकली जो चर्च था उसने सेंसरशिप प्लेस कर दिया था कि चर्च आपको क्या मतलब आपको कुछ भी प्रिंट करना हो तो यू नीड टू टेक द परमिशन ऑफ चर्च अथॉरिटी, अदरवाइज यू विल बी एग्जीक्यूटेड। तो प्रिंट और डिसेंट का मतलब यहाँ पे ये हुआ किस तरह से प्रिंट का यूज़ करके जो रिलीजन को सपोर्ट नहीं करते थे, जो मीन्स रिलीजन को सपोर्ट करते थे लेकिन रिलीजन की कुछ प्रैक्टिसेस को सपोर्ट नहीं करते थे। जैसे आप हिंदू हैं और हिंदुइज्म कुछ प्रैक्टिसेस को आप क्रिटिसाइज करते हैं तो आपको हम डिसेंट कह सकते हैं। तो डिसेंट का मतलब ये होता है कि समवन हु डिसएग्री सम ऑफ द प्रैक्टिसेस ऑफ रिलीजन। तो ऐसे मोनेशियो थे जो उन्होंने कैथोलिक चर्च की कुछ प्रैक्टिसेस को क्रिटिसाइज किया गया, तो इनका जो है ट्रायल किया गया या इंक्विजिशंस किया गया, और उसके बाद इनके हेरेक्टिकल आइडिया या इनके जो आइडिया थे वो एंटी रिलीजियस माने गए, और इनको मतलब वो कर दिया गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज का, और यहाँ प्रिंटिंग प्रेस को दिखाया गया है कि जो स्केलेटन है या जो मीन्स स्केलेटन है प्रिंटिंग प्रेस को कंट्रोल किए हैं, मीन्स इंसान जो है वो स्केलेटन के कंट्रोल में आ गए हैं, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस के अंदर कोई लाइफ नहीं होता है। तो इस तरह के पॉइंट अगर आप पढ़ेंगे तो आप काफ़ी मतलब आपको कंस्ट्रक्टिव काफ़ी यूज़फुल रहेगा।